एक शख्स होते हैं जिनकी मौत अचानक एक दिन रहस्यमय तरीके से हो जाती है। सब कोई 8 या 9 बजे तक रात को घर वाले थे। उस शख्स का साला भी वहीं पे था। लेकिन अचानक सबके जाने के बाद 4 घंटे बाद जब उस शख्स की मौत हो जाती है, फिर जो लोग 8-9 बजे तक उस शख्स के साथ में थे, फिर सुबह सुबह 3-4 बजे सब लोग आ जाते हैं और आने के बाद अब सब रिश्तेदार भी जुड़ जाते हैं, सब अगल बगल के लोग भी जुड़ जाते हैं। लेकिन जो साला रहता है उसको शक होता है कि जो 8-9 बजे तक जिंदा था वो अचानक 1-2 बजे कैसे उसकी मौत हो गई। उसके बाद वो जो चीज पूछता है एक महिला से और उसके बाद उसको डाउट होता है और उसके बाद 1 या 2 दिनों के बाद पूरी सच्चाई सामने आ जाती है और उसके बाद कातिल भी पकड़े जाते हैं। जो कातिल होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं और अगर ये साला अपने जीजा का ध्यान नहीं देता, अपने जीजा का मौत पे, तो शायद ये कातिल पकड़े नहीं जाते थे। एक जीजा और साले की मोहब्बत की कहानी आप लोग को सुनाएंगे। जो जीजा अपने साले को बहुत मानता था और साला भी जीजा को बहुत मानता था। जब जीजा का मौत हो जाता है तो साला ही वो होता है जो उसके केस को आगे बढ़वाता है और कहता है कि इसको पोस्टमार्टम करवाना है। उसके बाद सच्चाई सामने आती है और जो कातिल निकलते हैं उनकी कहानी सुन के आप भी विश्वास नहीं करेंगे। तो पूरी कहानी को सुनिए। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। जॉब करने के बाद टाइम मिलता है तो आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए पूरी घटना को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से फिर रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना कर्नाटक के ओडिपी से शुरू होता है। ओडिपी में ही एक शख्स रहा करते थे जिनका नाम बालकृष्ण पुजारी होता है। वो 44 साल के रहते हैं और उनका एक होटल का बिजनेस रहता है। होटल से अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है। ना वो ज़्यादा अमीर होते हैं ना ही ज़्यादा गरीब होते हैं। उनकी जिंदगी भी बहुत अच्छे से चल रही होती है। उनकी पत्नी का नाम प्रतिमा होता है और 17 साल पहले इन दोनों की शादी हुआ था और इनके 2 बच्चे भी रहते हैं। अब शादी होने के बाद आराम से इनकी जिंदगी चल रही होती है और धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। 17 साल शादी को बीत गया रहता है। तभी 2024 में अचानक एक दिन ऐसा आता है कि जो बालकृष्ण पुजारी होते हैं उनका तबीयत खराब होने लगता है। जब से इनकी शादी हुई थी प्रतिमा से, इनका एक साला रहता है जिनका नाम संदीप होता है। तो संदीप को ही अपने साले को बहुत ज़्यादा मानते थे और साला भी अपने जीजा को बहुत ज़्यादा मानता था, हमेशा इनके घर आता था। और साले और जीजा के प्यार और मोहब्बत देख के घर वाले भी कहते थे, आस पड़ोस के लोग भी कहते थे कि ऐसा साला सबको मिले और ऐसा जीजा सबको मिले। बात 2024 अगस्त की रहती है। जो बालकृष्ण पुजारी होते हैं अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगती है और खराब होने के बाद धीरे धीरे उनको उल्टियाँ होने लगती है, बुखार होने लगता है। उसके बाद जो साला संदीप होता है, पत्नी प्रतिमा और घर वाले मिलजुल के इनको हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं। अब अगस्त के बाद सितंबर में और ज़्यादा तबीयत खराब होने लगती है और सितंबर में इतना तबीयत ज़्यादा खराब हो जाता है कि 1 या 2 नहीं, 9 अस्पताल, 9 हॉस्पिटल ये लोग घूम देते हैं। और घूमने के बाद अक्टूबर का महीना आ जाता है। बीच बीच में जो संदीप होता है अपने जीजा का ख्याल रखता था, हॉस्पिटल में भी रहता था, जो चीज़ जो लोग मंगाते थे वो ला कर दिया भी करता था और वो यही मना रहा होता था भगवान से कि जल्दी उसके जीजा ठीक हो जाए और सही सलामत घर वापस चले आए। बात 19 अक्टूबर 2024 की रहती है, जिस दिन जीजा एकदम ठीक हो गए थे, जो बालकृष्ण पुजारी होते हैं, और डॉक्टर लोग उनका छुट्टी दे देते हैं और कहते हैं कि आप घर जा सकते हैं, आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दवा तो धीरे धीरे आपका जो चीज़ है वो चलता रहेगा। अब जैसे 19 अक्टूबर को रात 8 बजे वो अपने घर पे आते हैं, बालकृष्ण पुजारी और साला संदीप भी होता है, पत्नी प्रतिमा भी होती है और जो भी रिश्तेदार होते हैं सब कोई आते हैं। रात को लगभग 9 से 10 11 बज जाता है। सब लोगों को प्रतिमा कहती है आप लोग अपने अपने घर जाइए, कल फिर से आइएगा। आस पड़ोस के लोग भी देखने आए रहते हैं और बाद में अपने भाई संदीप को भी कहती है कि तुम भी चले जाओ, तुम भी सोए नहीं हो, तुम भी कई दिनों से परेशान हो, चले जाओ, आना रहेगा, तुम दिन में आना और अपने जीजा को देखना। लेकिन संदीप कहता था मैं यहीं पे रहूँगा। लेकिन बहन के जिद के आगे संदीप अब अपने घर चला जाता है। रात को 10 11 बज रहा था, सब कोई घर से चला जाता है। रात को 1 या 2 बज रहे होते हैं। जो रात को मेन दरवाजा को बंद करके रखना चाहिए था, प्रतिमा ने खोल कर रखा था।
रात के टाइम में 1 या 1:30 बजे के टाइम में एक आदमी होता है जो जो कृष्ण बाल कृष्ण पुजारी होते हैं, इनके घर में अंदर आता है और आने के बाद जाके घर में एक जगह में छुप जाता है और उसके बाद प्रतिमा आती है, घर का दरवाजा बंद कर देती है। फिर ये लोग अंदर कुछ बातें करते हैं, जो आदमी शख्स छुप के आया रहता है, और उसके बाद ये लोग उस रूम में जाते हैं जहाँ पे बाल कृष्ण पुजारी सो रहे होते हैं, जो ठीक होकर कई महीनों के बाद घर आए रहते हैं। अब आने के बाद जो शख्स घर में आया रहता है वो एक तकिया उठाता है, और तकिया उठाने के बाद वो जाता है और बाल कृष्ण के मुंह पे रख के दबाने लगता है। वो तेजी से हाथ छुड़ाने के लिए अपना हाथ पैर चलाते हैं, तभी जो पत्नी होती है प्रतिमा वो सीने पर बैठ जाती है और बैठने के बाद हाथ और पैर को पकड़ लेती है, दबाने लगती है। उसके बाद कुछ मिनट के बाद जो बाल कृष्ण पुजारी होते हैं वो दम तोड़ देते हैं। दम तोड़ने के बाद वो जो शख्स रहता है वो घर से फिर रात को निकल जाता है, कोई देखता भी नहीं है उसको। उसके बाद प्रतिमा घर को बंद कर लेती है। रात को लगभग 1 या 2 बजे के टाइम में ये सब चीज वारदात हो रही थी, यानी कि 20 तारीख अब सुबह आने वाला रहता है। उसके बाद वो पूरा तकिया उकिया सही करती है, घर में सब चीज़ों को सही करती है, और उसके बाद जो बाल कृष्ण पुजारी होते हैं उनके माता पिता को, अपने माता पिता को, अपने भाई को, सब लोगों को फ़ोन करती है और कहती है को बोल नहीं रहे हैं, उनको क्या हो गया मालूम नहीं, आप लोग जल्दी से जल्दी चले आइए। अब जो भी ये चीज़ सुनता था तुरंत दौड़ते हुए आता था, यानी कि जो रात को 10-8 बजे गए हैं वापिस, वो लोग फिर 3-4 बजे सुबह सुबह में दौड़ के आने लगते हैं। और आने के बाद बहुत से लोग यही बातें कर रहे थे, कई दिन से बीमारी था, बीमारी चल रहा था, चलो उसकी वजह से मौत हो गया है। सब लोग शौक मना रहे होते हैं। लेकिन जो संदीप होता है ना, जो साला होता है, वो जाके अपने जीजा के पास में बैठकर और मुंह को, गले को अच्छे से देख रहा होता है। तभी उसको नजर आता है गले पे कुछ निशान नजर आता है और मुंह पे भी थोड़ा बहुत कहीं पे लाल टाइप का निशान नजर आता है। तुरंत वो वहां से उठता है और उठने के बाद अपनी बहन को एक साइड में ले जाकर कहता है कि ये बताओ जीजा का ये हाल कैसे हुआ? अभी तो हम लोग 10 बजे 9 बजे गए थे तो जीजा अच्छे थे, फिर रात को ऐसे कैसे हो गया? वो बहन कहती है मुझे क्या मालूम, वो तो सोए थे, मैं गई जगाने के लिए तो नहीं जग रहे तो मैं फ़ोन किया। लेकिन उसके बाद वो जो संदीप रहता अपनी बहन से कहता है कि देखो झूठ मत बोलो, मैंने देखा है जीजा के गले पर निशान है और मुंह पर भी निशान है, हो ना कोई तो आया था, कुछ ना कुछ तो हुआ है। मेरे को ये नेचुरल डेथ नहीं लग रहा है, लग रहा है किसी ने कत्ल किया है, अब सही सही बता दो। बहन कहती है तुमको ऐसा क्यों लग रहा है? वो जब उठ नहीं रहे थे तो मैं ही उनको हाथ से उठा रही थी, शायद तो हाथ लग गया होगा जिससे निशान बन गया होगा। अब वो संदीप कहता नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बहन अब कह रही है तो संदीप करे तो करे क्या। लेकिन संदीप को कहीं ना कहीं पर लग रहा होता है कि उसकी बहन झूठ बोल रही है। अब एक पत्नी ही होती है और एक माँ बाप ही होते हैं जो ये कहेंगे कि मेरे बेटे का पोस्टमार्टम हो, तो पुलिस पोस्टमार्टम कराती है। और यहाँ पे पत्नी बोल रही है कि नेचुरल डेथ है और माता पिता को कुछ मालूम ही नहीं है। फिर संदीप जो बाल कृष्ण पुजारी होते हैं उनके पिता के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि देखिए मुझे ये लग रहा है कि नेचुरल डेथ नहीं है, कोई ना कोई साजिश लग रहा है, गले पर मैंने निशान देखा है, आप तो पढ़े लिखे हैं, अगर आप बोलेंगे तो पोस्टमार्टम होगा, सच्चाई बाहर आ जाएगी। जो बाल कृष्ण पुजारी होते हैं उनके पिता जो रहते हैं वो पढ़े लिखे रहते हैं, वो भी मान जाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए जो शव होता है वो डेड बॉडी को भेज दिया जाता है। जब डेड बॉडी को भेज दिया जाता है 23 अक्टूबर का दिन आ जाता है, और 23 अक्टूबर का दिन आ जाता है, उधर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अब 2-3 दिन में आने वाला रहता है। फिर भी संदीप आके अपने बहन से फिर पूछता है कि देखो बहन, सही सही सच्चाई बता दो कि उस दिन क्या हुआ था, कोई घर में आया था कि नहीं आया था। वो बार बार एक ही बात कहती है कि देखो दिलीप, देखो संदीप, उस दिन कोई नहीं आया था और मैं तुमको बार बार बता रही हूँ। फिर उसके बाद संदीप चला जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद संदीप आता है और आने के बाद कहता है कि देखो मैं एक चीज जानता हूँ, अब तुमसे खुल के पूछता हूँ, उस दिन क्या दिलीप हेकड़े यहाँ पे आया था? वो कहती है कौन दिलीप? तब वो कहता है संदीप देखो जीजा ने मुझे बताया था और मुझे पहले से मालूम था कि तुम्हारा रिलेशन दिलीप हेकड़े के साथ में चल रहा है कई साल से, कई महीनों से, और मुझे जीजा ने बताया था, तुमको समझाया भी था, और मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं पर वो आया था और यही सब मिलजुल के तुम लोगों ने जीजा का कत्ल किया, यानी कि बाल कृष्ण पुजारी का कत्ल हुआ है। अब उसके बाद जो बहन होती है, जो प्रतिमा होती है, वो डरने लगती है और वो कह भी रहा होता है कब तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और कोई नहीं बचेगा। फिर प्रतिमा चाल चलती है और कहती है कि शायद मैं खुद बच जाऊं। उसके बाद वो कहती है कि हाँ उस दिन दिलीप हेकड़े आया था और आने के बाद उसी ने तुम्हारे जीजा का कत्ल किया तकिए दबाकर। लेकिन यहाँ पे इतना बात वो जब बोलती है ना, जब बोल रही होती है, उससे पहले
जो संदीप होता है अपने मोबाइल का जो कुछ लिया रहता है उसका रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दिया होता है। अब ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू होने के बाद वो जो जो चीज़ें बताती है उसके बाद कि उसने ऐसा किया था, वही आया वही किया, लेकिन जो संदीप होता है वो कहता है कि एक आदमी ऐसा कर ही नहीं सकता है। फिर वो कहती है कि भाई मुझे बचा लो, मैं तुमको पूरी सच्चाई बता दूंगी, पुलिस से या घर वालों से देखना कोई जाने नहीं। उसके बाद वो पूरा अपना जो जो दिलीप हेकड़े जो रहता है उसके बारे में, अपने बारे में सब चीज़ बता देती है कि हम ही लोगों ने उनको मारा और ये सब चीज़ किया। उसके बाद पूरा चीज़ रिकॉर्डिंग हो जाता है मोबाइल में। उसके बाद संदीप अपनी बहन को बताता भी नहीं है और डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस को पूरी वाकया सुनाता है। जब पुलिस ऐसा सुन लेती है तो पुलिस कहती है ठीक है। फिर पुलिस अस्पताल जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लेती है और पता चलता है कि गला दबाने से उनकी मौत हुई थी। अब इसके बाद प्रतिमा को भी पकड़ लिया जाता है और प्रतिमा को पकड़ने के बाद, गिरफ्तार करने के बाद दिलीप हेकड़े को भी पकड़ लिया जाता है। और उसके बाद एक कहानी सामने आती है। पता चलता है कि कोरोना काल में जब सब लोग बाहर जाना छोड़ दिए थे, क्योंकि जो प्रतिमा थी ये ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी, इसका ब्यूटी पार्लर था, इसके पति ने ही बालकृष्ण पुजारी ने खुलवा के दिए थे कि टाइम पास भी होता रहेगा, कुछ पैसे भी आते रहेंगे। जब कोरोना काल में ब्यूटी पार्लर बंद हो गए, होटल बंद हो गए, तब ये जो प्रतिमा होती है इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करती थी। और उससे पहले जो ये दिलीप हेकड़े था ये मुंबई में रहा करता था और मुंबई में इसका बिजनेस था। जब कोरोना काल लगा तो ये भी ओडीपी में आ गया, रेलवे भी ओडीपी में रहते थे। यहाँ बात इंस्टाग्राम से इन लोगों की दोस्ती होती है। फिर इंस्टाग्राम के बाद ये लोग दोनों लोग ओटीपी में कई बार मिलने लगते थे, जुलने लगते थे। उसके बाद दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक दूसरे से शादी करेंगे, एक दूसरे के साथ में रहेंगे। यानी कि अब प्रतिमा अब बालकृष्ण पुजारी के साथ में नहीं रहना चाहती है, जिससे 17 साल पहले उसकी शादी हुई थी। अब वो दिलीप हेकड़े के साथ में रहना चाहती थी। फिर ये हुआ कि जब तक पति जिंदा है तब तक हम लोग एक साथ में रह नहीं सकते हैं। उसके बाद एक प्लान बनाते हैं लोग, और प्लान ये बनाते हैं कि क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए जिसके बाद बालकृष्ण पुजारी भी हट जाए, पुलिस को शक भी मत हो। उसके बाद जो दिलीप हेकड़े रहता है वो मोबाइल में सर्च करता है कि कैसे धीरे धीरे किसी को मारा जा सकता है, कैसे किसी धीरे धीरे मतलब कोई क्राइम को करने के बाद बचा जा सकता है। उसके बाद क्या करता है दिलीप हेकड़े, मोबाइल में देखने के बाद जाता है और जाने के बाद क्या करता है कि पता चलता है कि एक स्लो मोशन एक पॉइजन आता है जो जहर का काम करती है। जहर का काम करती है, किसी को धीरे धीरे खाना में दो, किसी को पानी में दो, तो कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि वो जहर से मरा है या उसका मतलब नेचुरल डेथ हुआ है कि उसका मौत हुआ है। उसके बाद वो जुलाई में ये कहीं से लेके आता है और लाने के बाद जो प्रतिमा होती है उसको जुलाई के लास्ट में देता है, और अगस्त में देने के बाद सितंबर से जो प्रतिमा होती है वो सितंबर से अपने पति को खाना में, दाल में, सब्जी में दिया करती थी। अब धीरे धीरे सितंबर में अपने पति को इतना ज़्यादा वो स्लो मोशन वाला जो पॉइजन होता था, जो जहर होता था, वो देने लगी कि जो बालकृष्ण पुजारी होते हैं उनका तबीयत खराब होने लगता है, उल्टियाँ चालू होने लगती है, बुखार लगने लगते हैं, तबीयत इतना खराब हो जाता है कि अब उनको हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। पूरा सितंबर हॉस्पिटल में रहते हैं, अक्टूबर भी हॉस्पिटल में ही जा रहे होते हैं, यानी कि 9 बड़े बड़े अस्पताल चेंज कर लिए होते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि वो बचेंगे नहीं, लेकिन 19 अक्टूबर को जब बालकृष्ण अच्छे हो जाते हैं, डॉक्टर उनको छुट्टी दे देते हैं, तो पत्नी का मिशन जो रहता है वो फेल हो जाता है कि मैंने तो अपने पति को कई बार जहर दिया कि ये पति मर जाए तो मैं दिलीप हेकड़े से शादी कर लूंगी, लेकिन प्लान फेल हो जाता है। उसके बाद जब 19 अक्टूबर को जब दिलीप से प्रतिमा बात करती है तो प्रतिमा कहती है कि वो तो सही सलामत घर पे आ गया, अब क्या करें, लेकिन अभी भी एक रास्ता है। ये 2-3 महीने से हम लोग इसको मारना चाह रहे हैं लेकिन ये मर नहीं रहा है, अब इसको साफ खत्म कर देते हैं। रात के टाइम में घर में जितने लोग रहेंगे सबको मैं बाहर हटा दूंगी, और उसके बाद रात को तुम आना और जो बालकृष्ण पुजारी है उसका खेल खत्म कर देंगे। 19 अक्टूबर 2024 की रात को जब 10 बजे तक घर से सब लोग चले जाते हैं, रात को 1 या 2 बज रहा होता है, तभी ये दिलीप को फोन करती है। दिलीप भी आता है और आने के बाद बाइक 100 मीटर दूर खड़ा करता है, और 100 मीटर दूर बाइक खड़ा करने के बाद अब वहां से आता है और घर में घुसता है, घर में जाकर छुपा रहता है। उसके बाद ये लोग अपना कांड करते हैं, बालकृष्ण पुजारी का हत्या करते हैं, मर्डर करते हैं, और उसके बाद फिर से वो अपनी जो गाड़ी रहता है उससे वो चला जाता है। ये दरवाजा बंद कर लेती है, पूरी सच्चाई सामने आ जाती है।
और कुछ महीनों के बाद जो ये ऑडियो रहता है जिसमें वो सब चीज़ बता रही थी, जो भाई के जरिए पुलिस के पास गया था, ये भी वायरल हो जाता है। जो लोग भी इस कहानी को सुनते थे, जो भी इस न्यूज़ को सुनते थे, हर कोई सोचने पे मजबूर हो जाते थे, कोई पत्नी ऐसे कैसे कर सकती है 17 साल एक आदमी के साथ में रहने के बाद, जो बहुत अच्छा रखता था, बहुत खुशी खुशी रहता था, सोच सकते हैं उसके बाद भी वो उसका कत्ल कर देती है। तो प्रतिमा को अपने पति के कत्ल के इल्जाम में, और जो दिलीप हेकड़े रहता है उसके बालकृष्ण पुजारी के कत्ल के इल्जाम में इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और इन दोनों को जेल भेज देती है। अगर यहाँ पे साला ईमानदार नहीं होता, साला और जीजा का यहाँ पे आप लोग प्यार देख सकते हैं, जो चाहता तो अपनी बहन को बचा सकता था। बहन इसीलिए अपने भाई को खुल के सब बातें बताई कि शायद वो बच जाएगी, लेकिन साला यहाँ पे ईमानदार था। जो संदीप था उसको मेरा सैल्यूट है, मेरा सलाम है। ऐसे लोग अगर दुनिया में रहे तो कोई भी कातिल, कोई भी मुजरिम, कोई भी जुर्म करके नहीं बच सकता है। और सोच सकते हो अपने जीजा से भी बहुत प्यार किया करता था और जीजा भी अपने साले को बहुत मानते थे। लेकिन प्रतिमा को सोचना चाहिए था सब कत्ल करने से पहले और स्लो पॉइजन देने से पहले कि जिस शख्स को मारना चाहती है और जो शख्स ये बोल रहा है कि तुम अपने पति को मार दो और उसके बाद तुम मेरे से शादी कर लो, तो या क्यों नहीं हो सकता है कि बाद में वो अपने इसको भी मार दे और फिर दूसरी शादी कर ले। तो लोगों को गलत काम करने से पहले एक बार नहीं 1 लाख बार सोचना चाहिए। जो आदमी किसी और के लिए अपने पति को मार देती है, किसी और के लिए अपने बच्चों को मार देती है, तो क्या ये नहीं हो सकता कि बाद में वो किसी और के लिए उसको भी मार दे। तो कभी भी कुछ गलत काम करे तो 1 लाख बार सोच ले मेरे भाई, और गलत काम करने से पहले आगे पीछे भी सोच ले। गलत काम पहले तो करना नहीं चाहिए। अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है, खुशहाल रहना है तो, और जाने से पहले अपने भाई को प्लीज सपोर्ट कीजिए। बोलने में कुछ गलती हो गया होगा तो माफ कर दीजिए। आज की कहानी यही थी, जहाँ पे एक पत्नी ने अपने पति का विश्वास तोड़ा और उसके बाद जो पति बहुत प्यार किया करता था, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोची और अपने पति का कत्ल कर देती है। तो आप लोग जहां भी रहे सेफ रहें, स्वस्थ रहें, फैमिली का ख्याल रखें और अपने भाई को प्लीज सपोर्ट करें। बोलने में कुछ गलती होगा तो फिर से कहता हूँ माफ कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।